नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं हरीश राणावत आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग जिसकी बात करने वाले हैं वह है राजस्थान का भूगोल। यूँ कहते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन हुआ है वो राजस्थान का भूगोल है। पहले राजस्थान में 33 ज़िले हुआ करते थे, आज वर्तमान में राजस्थान में 50 ज़िले हैं। कल और भी घोषणा हो चुकी है कि राजस्थान में 3 ज़िले और नए बन जाएंगे, तो फिर ज़िलों की संख्या 53 हो जाएगी। जो नए बनेंगे कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और मालपुरा, उनकी तो हम बात करेंगे ही सही, लेकिन राजस्थान के पुराने को ऐड करते हुए हम नवीनतम की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोगों को राजस्थान के 33 ज़िले याद हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा 50 ज़िले याद होने में। और यदि आप लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं है तब भी आप लोगों को याद हो जाएंगे। हम मानचित्र में आज राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत उन्हीं 50 ज़िलों को समझने का प्रयास करेंगे। हम वर्तमान राजस्थान की भी बात करेंगे और प्राचीन राजस्थान की भी बात करेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत पहले 33 ज़िले हुआ करते थे, 7 संभाग थे। आज वर्तमान में राजस्थान में 50 ज़िले और 10 संभाग है। कौन कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ पर स्थित है उन सभी की बात करेंगे। पहले हम लोग ज़िलों को सीखेंगे। सबसे पहले यही प्राथमिकता होगी हम लोगों की। देखिए, इसे हम मिटाते हैं। राजस्थान जैसा था बिल्कुल वैसा ही है। राजस्थान की सीमाओं के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है, हुआ भी नहीं है। हम लोग राजस्थान के अंतर्गत मानचित्र में पूरे 50 ज़िलों को सीखने का प्रयास करेंगे। कैसे याद होते हैं आप लोगों को राजस्थान के पूरे ज़िले? ये राजस्थान का मानचित्र है। यदि हम लोग राजस्थान के बारे में यदि बात करते हैं तो राजस्थान के इस क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किमी। राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई भी वही है। सीमा रेखा की लंबाई भी वही है 5,920 किमी। और राजस्थान के साथ जो सीमा रेखा बनाने वाले राज्य हैं वो भी वही है। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है। एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ। जो बदलाव हुआ है वो ज़िलों में हुआ है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत मूल रूप से 33 ज़िले हुआ करते थे। ज़िले 33 हुआ करते थे और संभाग 7 हुआ करते थे। अब हम जो राजस्थान के अंतर्गत देखेंगे, अब ज़िले देखेंगे हम लोग 50 और संभाग देखेंगे 10। लेकिन बंदे यूँ कहते हैं कि 2 दिन पहले ही और घोषणा हो चुकी है कि राजस्थान के अंतर्गत 3 ज़िले और नए बनने वाले हैं।
इस प्रकार से राजस्थान की झीलें अब तरेपन हो जाएंगे। यूँ कहते हैं कि एक नया जो जिला है वो कोचामन सिटी बनेगा। कोचामन सिटी नागौर के अंतर्गत, नागौर से सुजानगढ़, चूरू वाला गढ़। एक और नवीनतम जो जिला बनने जा रहा है वो मालपुरा टोंक वाला हो, पूरा टोंक वाला। ये जो जिले हैं उनके अंतर्गत हम लोग बात करने वाले हैं। राजस्थान की झीलों को हम लोग कैसे समझेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से राजस्थान की झीलों को हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। मैं एक कहानी सुनाऊँ आप लोगों को, उस कहानी के आधार पर ही इन 50 जिलों को हम लोग याद करेंगे कि मानचित्र में कौन सा जिला कहाँ पर हो सकता है। कहते हैं कि एक गंगा जी थी। गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाती है और जाते ही चूरमा चढ़ाती है। जाते ही चूरमा चढ़ाती है। चूरमा चढ़ाने के बाद ये गंगा जी झुनझुना बजाती है। झुनझुना बजाती है और जैसे ही झुनझुना बजाया, झुनझुना बजाते ही यूँ कहते हैं जो कठपुतली थी, वो कठपुतली मूल रूप से थाने में बैठी हुई थी और थाने में बैठी कठपुतली बाहर आ गई। और जैसे ही थाने में बैठी कठपुतली बाहर आई, खैर हम लोगों को क्या मतलब, हम लोग तो बिना मात्रा वाले हैं। जैसे करके ठीक है, तो आप लोग ट्रिक को दोबारा सुनेंगे। गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाती है, जाके चूरमा चढ़ाती है और चूरमा चढ़ा के झुनझुना बजाती है। जैसे ही झुनझुना बजाया, थाने में बैठी कठपुतली यानी कि नीम का थाने में बैठी कठपुतली रोड पर आ गई। थाने में बैठी कठपुतली रोड पर आ गई। थाने में बैठी कठपुतली रोड पर आ गई। खैर अपने को क्या, खैर अपने को क्या, अपने तो बिना मात्रा वाले हैं, अलवर। और अलवर के नीचे आएगी एक मात्रा छोटी वाली भरतपुर। जब एक छोटी मात्रा और बिना मात्रा मिलके प्रयास करेंगे तो एक बड़ी मात्रा बीच में लग जाएगी, जिसे कहेंगे डिग। और भरतपुर के बाद में धौलपुर। अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। एक और ट्रिक हम लोग समझेंगे। गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाती है, मंदिर में जाके चूरमा चढ़ाती है। चूरमा चढ़ा के झुनझुना बजाया, झुनझुना बजाते ही नहीं थाने में बैठी कठपुतली बाहर आ गई। खैर अपने को क्या, अपने तो बिना मात्रा वाले हैं, अलवर है, लवर है, भरतपुर। बिना मात्रा और मात्रा मिलकर प्रयास करें तो एक मात्रा लगेगी, वो भी बड़ी, डिग। भरतपुर के नीचे धौलपुर। यहाँ हम बात करेंगे गंगा जी अनूप जी से मिले तो अनूपगढ़, गंगा, अनूप, बीकानेर, जैसलमेर,
बाड़मेर, बाड़मेर, सांचौर, सांचौर। जैसे अनूपविका जैसलमेर में, जैसे बाड़मेर सांचौर में, और सांचौर अलग हुआ जालौर से, और सांचौर के आगे आ जाएगा सिरोही। सिरोही राजस्थान के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान की ये जो 50 जिले, इन 50 जिलों में से यदि बात की जाए तो 28 जिले सीमावर्ती माने जाते हैं, वर्ती, और 22 जिले राजस्थान में आंतरिक माने जाते हैं, आंतरिक माने जाते हैं। आगे हम बारी बारी से बात करेंगे कि मूल रूप से आंतरिक कितने हैं या सीमावर्ती कितने, केवल सीमावर्ती कितने हैं। अभी हम मात्र जिलों को ही सीखेंगे। तो अनूपविका जैसलमेर में, जैसे बाड़मेर सांचौर में, फिर आगे जो जिला आ जाएगा वो आएगा सिरोही। और सिरोही से यदि हम बात करें यहाँ पे सिरोही, और सिरोही से आगे इस सीमा रेखा के अंतर्गत कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या धौलपुर के आगे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हम लोगों को वही बात में दोहरानी है। जैसे गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाती है, और हनुमान जी के मंदिर में जाते ही चूरमा चढ़ा के झुनझुना बजाया, झुनझुना बजाते ही थाने में बैठी कठपुतली बाहर आ गई। खैर अपने को क्या, अपन तो बिना मात्रा वाले अलवर, लवर, अलवर से आगे चलेंगे तो भरतपुर, और बिना मात्रा और मात्रा दोनों प्रयास करेंगे तो बीच में एक मात्रा लग जाएगी। भरतपुर से नीचे चलेंगे तो धौलपुर। तो यहाँ पर मूल रूप से सिरोही, सिरोही से आगे चलेंगे तो उदयपुर, उदयपुर, सिरोही से आगे चलेंगे तो उदयपुर, सिरोही से आगे चलेंगे तो उदय सिंह जी, और उदय सिंह जी से आगे चलेंगे हम लोग तो डूंगर सिंह जी, डूंगर सिंह जी। और डूंगर सिंह जी ने उठाया बांस, बांस, बांसवाड़ा, बांस, तो प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया। प्रतापगढ़ के यदि हम आगे चले तो वो कहेंगे कि प्रतापगढ़, कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के आगे चलेंगे तो चित्तौड़, कौन सा और आ जाएगा, चित्तौड़, चित्तौड़, तौड़, चित्तौड़, कौन सा आ जाएगा, चित्तौड़, आ गया चित्तौड़। चित्तौड़ से हम आगे चलेंगे तो चित्तौड़ के आगे आ जाएगा भीलवाड़ा, बोलो कौन सा वाड़ा, भीलवाड़ा। चित्तौड़ से आगे चले तो आ गया कौन सा, भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से भी आगे चलेंगे तो भीलवाड़ा के आगे आ जाएगा कोटा, ये लो कोटा। कोटा की सीमा रेखा 2 बार मिलती है, एक बार भीलवाड़ा फिर झालावाड़, और उधर हम आगे चलेंगे तो 12 से पहले भी उसकी सीमा रेखा कोटा की मिलती है। तो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे चलेंगे तो कोटा की सीमा रेखा, भीलवाड़ा से आगे चले तो कोटा आ गया, भीलवाड़ा से आगे चलेंगे तो कोटा आ गया, और कोटा से भी आगे चलेंगे तो झालावाड़, कौन सा वाड़, झालावाड़, ये लो झालावाड़, झालावाड़। झालावाड़ से आगे चलेंगे तो ये आ गया 12, ये लो 12। फिर 12 के यहाँ भी एक बार कोटा की सीमा रेखाएं 2 बार स्पर्श करती है, तो ये लो 12 से आगे चलेंगे तो कोटा आ गया। कोटा से आगे चलेंगे तो फिर वही सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आगे चलेंगे तो करौली, करौली। अभी हमने कहा कि राजस्थान की सीमावर्ती 28 जिले माने जाते हैं, झालावाड़ 12, 12 के बाद में वही सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में करौली। राजस्थान की सीमावर्ती 28 जिले माने जाते हैं। पहले हम लोग एक एक की बात कर लेते हैं कि वास्तव में 28 होते हैं या नहीं होते हैं। पहले गंगा जी तो गंगानगर 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 हो गए। 28 तो राजस्थान की सीमावर्ती कितनी जिले हो गए? 28। ट्रिक वही याद रखनी है हम लोगों को, गंगा जी से गंगानगर, हनुमान जी से हनुमानगढ़, चूरमा से चोरू, झुंझुनू से झुंझुनू, नीम का ताना, कठपुतली, बहरोड, अलवर वाला, खेरतल, अलवर, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से आगे चलेंगे तो कोटा की सीमा रेखाएं, बारा, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों की संख्या हो गई 28। कितनी हो गई? 28। तो वापस से हम लोग देखेंगे, गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाते ही चूरमा चढ़ाते हैं, चूरमा चढ़ा के झुंझुना बजाते ही थाने में बैठी कठपुतली बाहर आ गई, कठपुतली रोड पर आ गई। जैसे कठपुतली रोड पर आई, खैर हमें क्या मतलब, हम तो बिना मात्रा वाले और एक मात्रा वाले मिलकर प्रयास करेंगे तो डिग आगे चलेंगे तो धौलपुर से आगे चलेंगे तो करौली से आगे चलेंगे तो सवाई माधोपुर से आगे चलेंगे तो बारा से आगे चलेंगे तो झालावाड़ से आगे चलेंगे तो कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर। यहाँ से गंगा अनूप बिका जैसलमेर में, जैसे बाड़मेर सांचौर में और आ जाएगा सिरोही। तो राजस्थान की ये सीमावर्ती टोटल 28 जिले हुए। यहाँ हम लोग 28 जिलों को यहाँ समझेंगे। आगे हम लोग आंतरिक जिलों की बात करेंगे। कौन से जिलों की बात करेंगे? आंतरिक जिलों की। जैसे अभी हमने सीमावर्ती जिलों की बात की है कि सीमावर्ती जिले राजस्थान के अंतर्गत अब 28 हो चुके हैं और 28 को हमने समझा है। सबसे पहले यहाँ गंगानगर, तो गंगानगर से हम लोगों ने एक ट्रिक अप्लाई की थी, उसके अंतर्गत कहा कि एक गंगा जी थे और गंगा जी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाते ही चूरमा चढ़ाते हैं। चूरमा चढ़ा के झुंझुना बजाते हैं, तो झुंझुना बजाते ही थाने में बैठी कठपुतली बाहर रोड पर आ जाती है। जैसे ही रोड पे आती है, खैर अपने को क्या, अपन तो बिना मात्रा वाले हैं, अलवर है। अलवर के बाद में एक मात्रा आएगी भरतपुर में छोटी मात्रा। बिना मात्रा और मात्रा वाले यदि प्रयास करेंगे तो बीच में मात्रा लग जाएगी, डिग। और भरतपुर के नीचे चलेंगे तो धौलपुर के नीचे चलेंगे तो करौली के नीचे चलेंगे तो सवाई माधोपुर। फिर जिलों का कर्म वैसा का वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले हुआ करता था। फिर यहाँ पर गंगानगर से नीचे चलेंगे तो अनूप बिका जैसे जैसलमेर में, और जैसे बाड़मेर सांचौर के आगे हम लोग चलेंगे तो सिरोही, और सिरोही से आगे चलेंगे तो उदयपुर के बाद में डूंगरपुर के बाद में हम चलेंगे तो बांसवाड़ा में चलेंगे प्रतापगढ़। वैसे के वैसे ही सिस्टम वही रहेगा। अब हम आंतरिक जिलों की बात करते हैं कि राजस्थान में आंतरिक जिलों की संख्या 22 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 22। अभी हम मात्र 50 जिलों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। किसकी सीमावर्ती जिले किसके साथ स्पर्श करते हैं उनको हम सिस्टेमेटिक तरीके से देखेंगे। जैसे आप लोगों को 28 जिले याद करवाए, वैसे ही हूबहू आप लोगों को आंतरिक 22 जिले याद करवाने का प्रयास किया जाएगा। जैसे फलोदी समझते ऐसे ही, जैसे फलोदी जोधपुर के अंतर्गत हुआ करता था। फलोदी जिला बना है, मैंने यहाँ लिख दिया फलोदी, यही लगभग जोधपुर। तो फलोदी अलग,
जिला बना, और जैसे ही फलोदी अलग जिला बना तो हम कहते हैं कि ये जोधपुर से अलग हुआ। एक जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण जोधपुर के आसपास ही रहेगा। जोधपुर ग्रामीण से हम नीचे चलेंगे तो यहाँ सांचौर देखा था, तो जैसे सांचौर सीमावर्ती हुआ, जालोर जो पहले सीमावर्ती था आंतरिक हो गया। जालोर से नीचे चलेंगे तो क्या बालोतरा एक जिला बना है क्या? हाँ बिल्कुल बना है। तो जालोर से ऊपर देखेंगे तो बाड़मेर से अलग हुआ तो बालोतरा। ये लो बालोतरा, कौन सा उतरा? बालोतरा। जोधपुर के साइड में चलेंगे तो पाली, पहले भी था आज भी है पाली से हम यदि आगे जाते हैं तो एक और जिला है, जैसे कि राजसमंद। पाली से नीचे चलेंगे इधर तो राजसमंद था पहले भी, समंद। उदयपुर से अलग हुआ लूम कर सलूम्बर। बोलो सलूम्बर। फलोदी एक जिला बना, फलोदी से आगे चलेंगे तो जोधपुर के आगे चलेंगे तो जोधपुर ग्रामीण। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, और जालोर से अलग हुआ सांचौर जो सीमावर्ती बन गया, लेकिन ये आंतरिक बन गया जालोर। आगे देखेंगे बूंदी आंतरिक जिला था, लेकिन भीलवाड़ा से शाहपुरा बना। भीलवाड़ा से शाहपुरा से आगे चलेंगे तो बूंदी पहले भी था आज भी है। शाहपुरा से आगे बूंदी, और बूंदी से भी आगे चलेंगे तो जो मिलेगा टोंक, केकड़ी, गंगापुर सिटी। टोंक, केकड़ी अजमेर से लगो, अजमेर, ब्यावर, बूंदी, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी। आगे हम लोग जो देखेंगे कि पाली, और पाली से ऊपर ब्यावर, अजमेर, केकड़ी, नागौर, डीडवाना, कोचामन सिटी, नागौर, डीडवाना, कोचामन सिटी, जो अब अलग ही जिला बन जाएगा। उसके नीचे हम लोग देखेंगे नागौर, डीडवाना, सीकर, जयपुर ग्रामीण, और राजस्थान का अब सबसे छोटा जिला दूदू। छोटा बच्चा दूधू पीते आए तो सबसे छोटा जिला दूदू। वो कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला पहले भी जैसलमेर था, आज भी जैसलमेर है। पहले राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर था, अब सबसे छोटा जिला बन गया दूदू। छोटा बच्चा दूध पीता है तो दूदू, याद रखना दूदू सबसे छोटा जिला है। हम संख्या काउंट कर लेते हैं कि कौन कौन से, क्या वास्तव में 22 जिले हुए हैं या कोई जिला छूट गया है। केकड़ी, टोंक, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, और जयपुर ग्रामीण के अलग, पहले जयपुर से अलग हुआ दौसा। ये लो दौसा। यह देखते हैं फलोदी नंबर 1, जोधपुर 2, जोधपुर ग्रामीण 3, बालोतरा 4, जालोर 5, पाली 6, राजसमंद 7, सलूम्बर 8, शाहपुरा 9, बूंदी 10, गंगापुर सिटी 11, दौसा 12, जयपुर ग्रामीण 13, जयपुर 14, दूदू 15, टोंक 16, केकड़ी 17, अजमेर 18, ब्यावर 19,
सीकर 20, नागौर 21, डीडवाना कुचामन सिटी 22। अरे वाह, हो गए तो आंतरिक 22 जिले। इस प्रकार से हम लोगों ने कहा कि राजस्थान में नवीनतम 50 जिले बने। अभी मात्र जिले ही सीखने, जिले सीखने कौन सा जिला कहाँ पे है। मैं अलग मानचित्र के आधार पर आप लोगों को किसकी सीमा रेखा किसके साथ मिलती है उन सब की भी बात करेंगे। पहले हम मात्र जिलों को सीखने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने 33 जिले याद थे, वैसे कि वैसे राजस्थान के अंतर्गत ये 50 जिले हूबहू हम लोगों को याद होना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता हम लोगों की ये होगी। सीमावर्ती 28 जिले, आंतरिक 22 जिले। मुख्यमंत्री साहब ने फिर ऐलान कर दिया वापस 3 जिले और बनेंगे, 53 हो जाएंगे। कोचामन सिटी, सुजानगढ़, मानपुरा। जब 50 पढ़ेंगे तो 3 और पढ़ लेंगे, सबसे ज्यादा 53 जिले हो जाएंगे राजस्थान के अंतर्गत। तो फलोदी जयपुर जोधपुर से अलग हुआ, जोधपुर ग्रामीण। उसके नीचे बालोतरा, बाड़मेर से जालोर, पाली, राजसमंद, लूम करसलूमर, शाहपुरा, भीलवाड़ा से आगे चलेंगे बूंदी, पहले भी था, गंगापुर सिटी, दौसा, जयपुर ग्रामीण, जयपुर और सबसे छोटा दूदू, टोंक, कैकड़ी, अजमेर, ब्यावर, सीकर, निर्माणा, नागौर। 22 जिले हो गए राजस्थान के अंतर्गत। आंतरिक जिलों की संख्या 22, सीमावर्ती जिलों की संख्या 28। सीमावर्तियों को याद करवाने की ट्रिक आप लोगों को पहले बताई, फिर एक बार बताते हैं। सबसे पहले यहाँ जो जिला है गंगानगर। ट्रिक स्टार्ट करते हैं कि गंगा जी है, हनुमान जी के मंदिर में जाती है, जाते ही चूरमा चढ़ाती है। चूरमा चढ़ा के झुंझुना बजाया, झुंझुना बजाते ही ताने में बैठी कठपुतली रोड पर आ गई। खैर अपने को क्या, अपन तो बिना मात्रा वाले अलवर है, अलवर और अलवर के नीचे भरतपुर। बिना मात्रा और मात्रा वाले दोनों संघर्ष करेंगे तो बड़ी मात्रा लग जाएगी बीच में, ठीक है। फिर नीचे चलेंगे तो धौलपुर, धौलपुर के नीचे चलेंगे तो करौली, करौली के नीचे चलेंगे तो सवाई माधोपुर, पहले भी था। यहाँ तक सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, इसके नीचे कोई परिवर्तन नहीं हुआ दक्षिणी राजस्थान। यहाँ देखा हमने गंगानगर, गंगानगर से नीचे चलेंगे तो अनूपगढ़, अनूपगढ़ से फिर वापस आएंगे तो फिर एक काम करेगी कि अनूपविका, जैसे बाड़मेर में सांचौर, अर्थात अनूपगढ़, अनूपगढ़ से आगे चलेंगे तो बीकानेर, बीकानेर से आगे चलेंगे तो जैसलमेर, जैसलमेर से नीचे चलेंगे तो सांचौर, और सांचौर से आगे चलेंगे तो वही सिरोही। कौन सा वही? सिरोही। और सिरोही से आगे चलेंगे तो फिर उदय सिंह जी मिल जाएंगे, उदय सिंह जी मिल लेंगे तो डूंगर सिंह जी आ जाएंगे, डूंगर सिंह जी आएंगे। जैसे डूंगर सिंह जी आए तो उधर बांस लेके आए तो बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा के अंतर्गत आगे चले तो प्रताप सिंह जी मिल गए, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ में मिलते ही कहा कि तोड़ देंगे चित्तौड़, तोड़ देंगे चित्तौड़, और चित्तौड़ को तोड़ देंगे तो किसको, किसको तोड़ देंगे, किसको तोड़ देंगे? भीलों को तोड़ देंगे, भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा से आगे चलेंगे तो कोटा, और कोटा से आगे चलेंगे तो फिर क्रम से झालावाड़, झालावाड़ के बाद में आगे चलेंगे तो बारां, और बारां के वापस एक बार सीमावर्ती क्षेत्र में पुणे मुलाकात होगी कोट पे कोटा से, और जब कोटा से मुलाकात होगी तो वापस आ जाएगा सवाई सिंह अर्थात सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से ऊपर चलेंगे तो करौली, कौन सा होली? करौली। और करौली से वापस ऊपर चलेंगे तो धौलपुर, और धौलपुर से ऊपर चलेंगे तो भरतपुर। अब तो आएंगे ना भरतपुर तक तो, क्योंकि यहाँ से भी उतार दिया था आप लोगों को भरतपुर। ये है राजस्थान के मानचित्र में 50 जिले। आप लोग ऐसे ही अपने आप को बेचैन कर रहे थे कि 50 जिले हो गए, कैसे याद होंगे? ये याद हो गए, बिल्कुल हुए नहीं हुए। आंतरिक की बात करी 22 जिले, और 22 जिलों के अंतर्गत हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले बताओ फलोदी जिला बना है क्या? अरे बिल्कुल बना है। किससे अलग हुआ? जोधपुर से। और जोधपुर से आगे चलेंगे तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र ग्रामीण ही तो है। आप लोगों के शहर में जिसमें मैन में रहते हो उसके आसपास गांव ही तो पाए जाते हैं। तो जोधपुर के आसपास जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से आगे चलेंगे तो ये कौन सा होत्रा? बालोतरा। कौन सा होत्रा? बालोतरा। और बालोतरा किससे अलग हुआ? बाड़मेर से।
कौन से मेर से है? बाड़मेर। ये जो जालोर जो पहले सीमावर्ती हुआ करता था, अब इसके अंदर धक्का दे दिया सांचौर ने। कौन से ओर ने? सांचौर ने, क्योंकि सांचौर विज्ञा बाड़मेर में। आगे चलते हैं, पानी पहले भी था आज भी है। पानी की कहानी अलग देखेंगे, पानी से अलग आगे चलेंगे तो राजसमंद। बोलो कौन सा समंद? राजसमंद। राजसमंद से आगे चलेंगे तो वही लूम लूम कर सलूम्बर। सलूम्बर से आगे चलेंगे तो शाहपुरा। शाहपुरा से आगे चलेंगे तो वही बूंदी मिल जाएगा। बूंदी से आगे गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के ऊपर जाऊंगा तो दौसा, और दौरा से आगे जाऊंगा तो वही दूदू, छोटा बच्चा दूदू, सबसे छोटा जिला दूदू। दूदू से आगे जाऊंगा तो जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण से ऊपर जाऊंगा तो शहर तो मिलेगा ना, जयपुर शहर मिलेगा नहीं मिलेगा। फिर आगे चलेंगे जयपुर। जयपुर से आगे चलेंगे इधर अजमेर। अजमेर से नीचे तो केकड़ी, इधर साइड में। मात्र उद्देश्य याद होना चाहिए इनको सबको सीमावर्ती तरीके से मैं खुद जमाऊंगा यहाँ। आगे देखते, पहले आप लोग इनको याद कर लो। केकड़ी, ब्यावर, सीकर, डीडवाड़ा, नागौर। फिर कह दिया मुख्यमंत्री साहब ने कि 3 जिले और बन जाएंगे, बना दो। जब 50 ही याद कर लिए तो 3 याद करने में क्या जाएगा। ये रहा कुचामन सिटी, सुजानगढ़ और मालपुरा। देखो कुचामन सिटी, इतने दिन हो गए राजस्थान जी के पढ़ते पढ़ते, अब तो पता चल गया ना कुचामन सिटी नागौर में ही कहाँ। फिर आगे देखेंगे सुजानगढ़ चूरू में मिलेगा। फिर अलग कर दूंगा मालपुरा को टोंक से अलग। बताओ राजस्थान के कितने जिले कर देंगे? 53। अभी 50 ही पढ़ लेते हैं, 3 बाद में पढ़ लेंगे। ये पढ़ा दिए ना 3। कितने जिले हो गए टोटल? 50। सीमावर्ती कितने? 28। आंतरिक कितने? 22। अब आगे चलेंगे, राजस्थान को खोलेंगे। यहाँ राजस्थान में पहले कितने जिले थे? 33। अब जिले कितने हो गए? 50। कितने और बढ़ जाएंगे? 3। कितने हो जाएंगे? 53। संभाग कितने थे? 7। संभाग कितने हो गए? 10। करो 10। आगे देखेंगे राजस्थान क्षेत्रफल क्या लंबा कर दिया क्या है? बिल्कुल नहीं किया, वही है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान कौन सा है? वही है पहला, जो पहले था नंबर 1 पे, सबसे बड़ा। आगे देखेंगे स्थलीय सीमा रेखा कितनी है? वही है, ये नहीं की छोटी, 5,920 किमी। और सीमा रेखा भी 2 प्रकार की है, अब भी 2 ही प्रकार की है, पहले भी 2 ही प्रकार की थी। अंतरराष्ट्रीय पहले भी पाकिस्तान से मिलती थी, आज भी पाकिस्तान से मिलती है। सीमा रेखा की लंबाई भी वही है, बोलो बोलो, 1070 किमी। ये लो 1070 किमी को पहले भी घटाते थे कुल सीमा रेखा में से, तो अंतरराज्यीय सीमा रेखा आ जाती थी। और अंतरराज्यीय सीमा रेखा की लंबाई हुई 4,850 किमी है, और उतनी ही है। ठीक है, 50 जिले भी याद किए। अब राजस्थान के परिचय से इन लोग को आगे ले चलते हैं, तो कंकेत के साथ सीमा रेखा किसके साथ लगती है? या उत्तर के अंतर्गत पंजाब था तो अभी भी है, उत्तरी पूर्व में हरियाणा था तो अभी भी है, पूर्व में यूपी था तो अभी भी है बंदो, दक्षिणी पूर्व में एमपी था अभी भी है, दक्षिणी पूर्व पश्चिम में गुजरात था अभी भी है, और उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है तो अभी भी है। वही सीमा रेखा 1070 किमी है, और नाम भी इसका वही है, रेड क्लिफ। 3310 किलोमीटर की कुल लंबाई है। भारत के पहले 4 राज्यों के साथ स्पर्श करती है। मैं आप लोगों को 5 राज्यों को स्पर्श करवाऊंगा, क्योंकि 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन होकर एक लद्दाख अलग बन गया। ठीक है, आगे देखेंगे। ये जो सीमा रेखा है पंजाब के साथ, पहले भी 89 किलोमीटर की लगती थी, आज भी 89 किलोमीटर की लगती है। हरियाणा के साथ 1262 की है तो 1262 की लगती है। 877 किलोमीटर की सीमा रेखा यूपी के साथ लगती है, तो 1600 किलोमीटर की सीमा रेखा वही मध्य प्रदेश के साथ, और 1022 किलोमीटर की सीमा रेखा यदि गुजरात के साथ लगती है तो आज भी लगती है। ये काट के छोटी नहीं कि डरना नहीं है बिल्कुल भी। आगे बात समझ में?
इधर देखो, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलेंगे। राजस्थान एक परिचय देखेंगे। अभी हम लोगों ने राजस्थान के अंतर्गत जो वर्तमान में नवीनतम अपडेट 50 जिले जो हैं उनके सीमावर्ती 28 जिलों के बारे में देखा, आंतरिक 22 जिलों के बारे में देखा क्या हम लोगों ने सीखा है। अब हम लोग राजस्थान का एक सामान्य परिचय से राजस्थान को प्रारंभ करते हैं। वही राजस्थान रहेगा जैसे पहले आप लोगों ने देखा था कि वर्तमान में राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। पहले भी क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा था, आज भी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा माना जा सकता है। राजस्थान 2011 की जनगणना के आधार पर 2 बार पर ऐसे देखा जाए तो मूल रूप से 2011 की जनगणना के आधार पर तो 8वां बड़ा राज्य था, लेकिन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेल लगा के जब से तेलंगाना अलग हुआ तब से ये 7वां बड़ा राज्य बन गया। आगे हम लोग यदि बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वही 3,42,239 वर्ग किमी माना जाता है। यदि हम इस क्षेत्रफल को मील में देखें तो 132 वर्ग मील इसका क्षेत्रफल हो सकता है। राजस्थान का एक सामान्य परिचय देख रहे हैं, सभी चीजें देखेंगे जीरो से। राजस्थान का एक सामान्य परिचय क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य माना जा सकता है। 2011 की जनगणना के आधार पर यदि देखा जाए तो राजस्थान मूल रूप से जब जनगणना हुई 2008 के अंतर्गत 2011 में तो 8वां बड़ा था। 2 जून 2014 को जब तेलंगाना अलग हो गया तो 7वां बड़ा बन गया। राजस्थान का क्षेत्रफल वही है 3,42,239, पहले भी इतना ही था, और वर्ग मील में देखें तो 132-140। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान भारत का अर्थात भारत में राजस्थान का 10.41% अर्थात 1/10 भाग राजस्थान के अंतर्गत गिना जा सकता है। अर्थात राजस्थान भारत का कितना है, 1/10 या 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। यदि हम लोग राजस्थान के मूल रूप से अक्षांश और देशांतरीय स्थिति की बात करें इस बार राजस्थान को बिल्कुल जैसे इसमें बदलाव हुआ है वैसी की वैसी तरीके से बिल्कुल यूनिक तरीके से आप लोगों को पेश किया जाएगा कि राजस्थान 23 डिग्री ये कर्क रेखा है। राजस्थान के 2 जिलों से दक्षिणी क्षेत्र से होकर निकलती है। एक एक चीज की बात करेंगे। राजस्थान 23.5 डिग्री 23.3 राजस्थान 23 डिग्री 30 या 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर
3 भी ले सकते हो आप लोग, 30 भी ले सकते हो। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, इनका तात्पर्य उत्तरी अक्षांश। ये लो उत्तरी अक्षांश, अक्षांश से 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। वह यदि हम पहले अक्षांश की स्थिति की बात करें तो राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें राजस्थान के तो 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से ई का तात्पर्य पूर्वी देशांतर, देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो राजस्थान की अक्षांश की स्थिति की बात की जाए तो राजस्थान 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। यदि यो पूछा जाए कि राजस्थान से होकर कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है तो बड़े अक्षांश में से छोटा अक्षांश घटा देंगे। 30 12 में से 23 3 घटाए तो 12 में से 3 गए तो 9 अक्षांश, और 23 30 अर्थात 60 डिग्री 9 अक्षांश, 7 डिग्री 9 अक्षांश रेखाएं राजस्थान से होकर गुजरती है। यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार 69 30 से लेकर 78 17 पूर्वी देशांतर के अंतर्गत राजस्थान फैला हुआ है। यहाँ यदि हम बात करें कि देशांतरीय अक्षांश रेखाओं का उद्देश्य तो किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु का पता लगाना, और देशांतरीय रेखाओं का जो मूल उद्देश्य है वो किसी भी स्थान विशेष के समय का पता लगाना। मैं यह जलवायु लिख देता हूँ कि किसी भी क्षेत्र विशेष की जलवायु का पता लगाने के लिए अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। देशांतर रेखाओं का प्रयोग किसी भी स्थान विशेष के समय का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। एक एक चीज, एक एक तथ्य बड़े सहज तरीके से देखा जाएगा कि देशांतरीय स्थिति अब 69 30 से लेकर 78 17 पूर्वी देशांतर तक पाया जा सकता है। तो राजस्थान की स्थिति ये 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान का विस्तार पाया जा सकता है। वही पूछे कि राजस्थान से होकर कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती है तो बड़े अक्षांश में से छोटा अक्षांश घटाते हैं। बड़ा अक्षांश कौन है? ये 78। ये लो 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर घटाना है। अब कैसे घटाएंगे? या 78 17 पूर्वी देशांतर, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। यदि ये 0 7 में से घटाएंगे तो डायरेक्ट 7 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो लिख दिया है। अब यूँ कहते हैं कि यहाँ 8 है तो हम लोग यदि इनको मिनट मान लेते हैं तो ये सेकंड होंगे। 1 मिनट उधार लिया तो 1 मिनट इधर से उधार लेते ही यहां यदि देखा जाए तो मूल रूप से 60 आएंगे, और 60 में यदि 17 जोड़ दे तो कितने हो जाएंगे? जैसे कि 1 ले लिया इधर तो ये लो, अब इनको हम 77 लिख देते हैं। ये लो यहाँ से इन दोनों को काउंट करके 60 और 17 77 हो गया, लिख दिया। ये लीजिए। अब पहले 17 में से नहीं जा रहे तो अब 30 77 में से जा सकते हैं, तो 7 का तो 7 या लिख देंगे, 0 गया तो अब इनको भूल जाओ आप, बिल्कुल लो लेवल से 7 या लिख देंगे। अब बताओ यहाँ पे कितने बचे हैं?
7, और 7 में से 3 गए तो कितने बचे? 4। ये और नोट। अब यहाँ कितने बचे थे? 7, तो ये सलामत है। 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि 77 बचे। ऐसे भी भूल जाओ अब आप लोग, ये तो आता होगा, आ जाए। 77 में से 69 गए तो कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। बच जाएंगे आप? ये लो 8। अर्थात राजस्थान से होकर कितनी देशांतर ये रेखाएं गुजरती है? तो हम यह बात करेंगे कि 8 डिग्री 47 अंश ये रेखाएं गुजरती है, अर्थात लगभग 9 देशांतर रेखाएं लगभग बताया मैंने, लगभग 9 देशांतर रेखाएं। यूं कहते हैं कि देशांतर रेखाओं का उद्देश्य मूल रूप से समय का पता लगाना होता है। क्या पता लगाना? समय का पता लगा। समय का पता कैसे लगाएंगे कि ये जो देशांतर रेखाएं रहती है ऐसे ऊर्ध्वाधर रहती है, खड़ी वाली। तरबूज देखा है आप लोगों ने? खड़ी खड़ी लाइनें आई थी, उसमें केंद्रों से यानी कि ध्रुवों से विसर्जित होती है। ये कहते हैं कि एक देशांतर रेखा को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है, फिर दूसरी रेखा को पार करने में सूर्य 4 मिनट का टाइम लेगा, और तीसरी को पार करने में 4 मिनट का टाइम लेगा। अब इसे कहाँ तक बनाऊंगा मैं? सबसे अच्छी बात है कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट। समझ जाना आप लोग, एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो मैं यूं कह दूं ना डायरेक्टली कि 9 देशांतर इंटू 4, 9 चौकों 36, अर्थात राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय होगा पूर्व में। बोलो कहाँ होगा? पूर्व में। तो राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में जैसलमेर, इन दोनों में समय का अंतर कितना है? तो 36 मिनट। आगे देखते हैं हम लोग, ये देशांतरीय और अक्षांश की रेखा है। अब यदि यूं देखा जाए कि अभी अभी किसी की नौकरी या धौलपुर में लग जाती है और एक दोस्त की नौकरी या जैसलमेर में लग जाती, इसका नाम सुरेश है, इसका नाम मुकेश है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि सुबह 7 बजे स्कूल आना है। अब बताओ सुरेश और मुकेश, पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर 36 मिनट है, तो सुरेश 7 बजे स्कूल जाता है। तो बताओ कि ये जो सुरेश है वो कितनी बजे जाएगा? बजे जाएगा? बोलो, कमेंट करके बताओ कितनी बजे जाएगा। लगभग जो बच्चे अच्छे से समझ गए वो तो बताएंगे कि सर 7 बजे ही जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे यूँ भी बता देंगे कि 7:36 पे जाएंगे, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर 36 मिनट का है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का प्रमाणिक और मानक समय एक माना जाता है। 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो नैनी इलाहाबाद यूपी से गुजरती है। जब हम लोगों ने भारत की स्थिति और विस्तार देखा था तो बताया था कि भारत का मानक समय एक है। यदि आज रात के 9 बजे, कल सुबह के 10 बजे, 5 बजे, और यदि किसी भी टाइम पे आप लोग अपनी घड़ी के अंतर्गत टाइम देखते हो और कहीं जम्मू कश्मीर में आपका दोस्त, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु, उड़ीसा में या गुजरात के अंतर्गत कहीं भी है
और उनसे फ़ोन करके पूछोगे कि अभी तेरी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो बिल्कुल डिट्टो वही बताएगा बंदो जो आपकी घड़ी में टाइम होगा, क्योंकि भारत का मानक समय मात्र एक माना जाता है। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर नैली इलाहाबाद से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है ये रेखा। ये राजस्थान और भारत की स्थिति और विस्तार हो सकती है। यदि ग्लोब में भी देखा जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यदि भारत दक्षिणी एशिया का देश है, तो राजस्थान भी दक्षिणी एशिया का राज्य बना जा सकता है, भारत से अलग थोड़ी ना। यहाँ तक आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट या इनको नोट डाउन या दोबारा ही सुन लेना, आप लोग तो 9 बार याद हो जाएगा, आगे देखेंगे इसे। लीजिए स्क्रीनशॉट। वर्तमान राजस्थान की बात करते हैं हम लोग, स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हम लोगों ने बात कर ली थी। तो कहते हैं कि वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत यदि जिलों की बात करें तो वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत 50 जिले हैं। जैसे सरकार ने बोला है कि 3 जिले नवीनतम और गठित हो जाएंगे, जिनमें कोचामन सिटी, सेठी, सुजानगढ़, मालपुरा, ऐसे करके जिलों की संख्या 53 हो जाएगी यदि सफलतम तरीके से तीनों जिलों का गठन कर दिया गया है। तो राजस्थान के अंतर्गत यदि संभागों की बात करें कि वर्तमान में राजस्थान में संभाग कितने हैं? राजस्थान में 10 संभाग। आगे बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों की। भौतिक प्रदेशों की राजस्थान में पहले भी 4 ही भौतिक प्रदेश थे, आज भी राजस्थान में 4 ही भौतिक प्रदेश है। तो यदि हम राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या की बात करें कोई 2011 के अनुसार, तो राजस्थान की जो जनसंख्या है वो कितनी हो सकती है? तो 6 करोड़ 85,48,437 जनसंख्या हो सकती है। जनसंख्या की दृष्टि से यदि 2000 के अंतर्गत ही 2011 के अंतर्गत ही देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान भारत का 8वां बड़ा राज्य था। लेकिन 2 जून 2014 को जब तेलंगाना का गठन हो गया तो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां बड़ा राज्य रह गया। आगे हम बात करते हैं कि वर्तमान जो राजस्थान है ये प्राचीन समय में वर्तमान के जैसा नहीं था। जैसा नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग प्रदेशों में प्राचीन समय के अंतर्गत अलग अलग नामों से जाना जाता था। उसे हम अलग क्लास के अंतर्गत देखेंगे, जैसे कि गंगानगर हनुमानगढ़ को अयोध्या कहा जाता था, बीकानेर जिस और जोधपुर के क्षेत्र को जंगल प्रदेश कहा जाता था। उनको अलग इस तरह से समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि राजस्थान भारत का एक सीमावर्ती राज्य माना जाता है। जैसे ये भारत
तो यहाँ राजस्थान, R4 राजस्थान। अब ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये और ये पूर्व है। तो राजस्थान भारत का उत्तरी पश्चिमी सीमावर्ती राज्य माना जाता है। यदि विश्व स्तर पर देखा जाए तो भारत भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो राजस्थान भी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत यदि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है तो राजस्थान भी कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत सीमावर्ती राज्य माना जा सकता है। राजस्थान की यदि बात की जाए तो प्राचीन और मध्यकाल के अंतर्गत राजस्थान को कई अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता था। जैसे हम लोग अभी बात कर लेते हैं बीकानेर और जोधपुर का जो क्षेत्र है उसे महाभारत काल के अंतर्गत चांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। उसके आसपास का क्षेत्र सपाद लक्ष्य कहलाता था। चौहानों का अधिकार होने के कारण उसे सपाद लक्ष्य कहा गया। जयपुर, टोंक और दौसा के आसपास का जो क्षेत्र है वो विराटनगर कहलाता था। अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग नाम है, उनको हम लोग अलग ही वीडियो बनाएंगे उनकी, कि राजस्थान के प्राचीन जो नाम है, भौगोलिक नाम है, उनके अंतर्गत हम लोग उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी हम राजस्थान का और आगे विस्तार देते हुए परिचय करवाते हैं। तो सीवी, उदयपुर को सीवी कहा जा सकता था। आगे यदि हम बात करें डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो प्रदेश है भांगड़ प्रदेश कहला सकता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा का कोटाबारा, बूंदी जो झालावाड़ है ये दक्षिणी का जहाँ विस्तार पाया जा सकता है। इसे हाड़ौती और है का पठार कहा जा सकता है। इन सब चीज़ों को हम लोग अलग देखेंगे जब अलग ही वीडियो इनका शूट करेंगे। आगे देखेंगे कि राजस्थान के अंतर्गत हम लोग प्राचीन समय से ही यदि राजस्थान शब्द की हम बात कर लेते हैं, जैसे कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिसके द्वारा किया गया वो जॉर्ज थॉमस था। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड के निवासी हैं। लैंड के निवासी माने जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस राज्य में सर्वप्रथम जहां आया था वो शेखावाटी प्रदेश था, और बाद में जब उसकी मृत्यु हुई तो बहरामपुर में हुई थी। अर्थात ये जॉर्ज थॉमस जो आया वो शेखावाटी प्रदेश में सबसे पहले आया था। आगे हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश काल अथवा मध्य काल में राजस्थान को ब्रिटिश काल के अंतर्गत जब भारत पर अंग्रेजों का शासन, तो अंग्रेजों के शासन के समय काल को ब्रिटिश काल के अंतर्गत या ब्रिटिश काल के नाम से जाना जाता है। तो ब्रिटिश काल में राजस्थान को राजपूताना कहा गया, तो कि राजपूतों का सर्वाधिक निवास पाया जाता था, राजपूताना के नाम से जाना गया। ये 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान शब्द का जो प्रयोग किया, इस बात का पता चला था 1805 में जब एक पुस्तक विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी। विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। जब 1805 में विलियम फ्रैंकलिन की एक पुस्तक आई
मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, उस पुस्तक के अंतर्गत ऐसा लिखा हुआ था कि 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। संभवतः ये प्रथम व्यक्ति था जिसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया इस भूभाग के लिए, राजपूताना शब्द का। मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाया गया था। इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली के द्वारा कराया गया। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो करवाया गया लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, और जो पुस्तक थी वो पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, अर्थात 1829 में कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान इतिहास के पिता माने जा सकते हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान शब्द राजस्थान पुस्तक लिखी थी। कहते हैं द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो प्रकाशन है वो लंदन से जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया था। उस पुस्तक का प्रकाशन लंदन से जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन जब लंदन से जेम्स क्रुक के द्वारा करवाया गया तो द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ जेम्स टोड ने अपने ग्रुप को सबसे पहले समर्पित किया था, जिनका नाम था ज्ञानचंद। गुरु का नाम ये थी ज्ञानचंद्र था। ये पुस्तक सबसे पहले उन्हीं को ही भेंट की थी। कहने का तात्पर्य ये है कि प्राचीन समय के अंतर्गत राजस्थान जैसा था वैसा नहीं है। वर्तमान में राजस्थान के अंतर्गत 50 जिले हैं, 10 संभाग है, 4 भौतिक प्रदेश है। राजस्थान की वर्तमान जनसंख्या 6,85,48,437 मानी जाती है। 2011 के समय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान था, लेकिन 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन होने के बाद में 7वां बड़ा राज्य रह गया था। ये कहते हैं राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग जिसके द्वारा किया गया वो जॉर्ज थॉमस हुआ करता था, और जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था। सबसे पहले राजस्थान में वो शेखावटी प्रदेश के अंतर्गत आया था। इस बात का पता जो चला वो 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के अंतर्गत पहली बार राजपूताना शब्द का उल्लेख किया गया। आगे चलते हुए हम राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 में द एनाल्स एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया और प्रकाशन किया गया था लंदन से जेम्स क्रुक के द्वारा। आगे चलते हुए हम यूँ कहते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक का एक और परिवर्तित नाम था कि द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता था। ट्रेवल वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात 1839 में जाके प्रकाशित हुआ था। कर्नल जेम्स टोड 20 मार्च 1782 को इनका जन्म हुआ, लेकिन 1835 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, हम उन सब चीज़ों को यहाँ उतारेंगे। हम राजस्थान सामान्य परिचय की बात कर रहे थे।
उसके अंतर्गत उस सामान्य परिचय में हम लोगों ने देखा कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले हैं। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड के रहने वाले हैं। कहते हैं इन्होंने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जिस शब्द का प्रयोग किया था उसे राजपूताना कहा जाता है। राजपूताना अर्थात राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का उल्लेख किया था जॉर्ज थॉमस ने। इस शब्द की जो इसके बारे में जानकारी मिलती है वो मिलती है 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक के अंतर्गत सर्वप्रथम इस राजपूताना शब्द का उल्लेख किया गया था। उस ग्रंथ के अंतर्गत वो ग्रंथ था मिलिट्री मेंबर्स military members of Mr. George Thomas। 1805 के अंतर्गत उस शब्द का उल्लेख किया गया था फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अंतर्गत। थॉमस ही संभवतः प्रथम व्यक्ति था जिसने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कहते हैं मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज मिस्टर जॉर्ज थॉमस का प्रकाशन वेलेजली के द्वारा किया गया। मिलिट्री मेंबर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस ये जो पुस्तक है, ये जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ का प्रकाशन वेलेजली के द्वारा किया गया। इस ग्रंथ का प्रकाशन वेलेजली के द्वारा करवाया गया था। कहते हैं 1829 में राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाने वाले डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड ने
इस राजस्थान के लिए अपने ग्रंथ और ग्रंथ का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान ये कर्नल जेम्स टोड का 1829 में लिखा गया एक मुख्य ग्रंथ माना जा सकता है, जिस ग्रंथ के अंतर्गत राजस्थान के लिए सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। इस ग्रंथ के अंतर्गत राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में रजवाड़ा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। कहते हैं कि द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ जो राजस्थान ग्रंथ है, जो 1829 में कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखा गया था, सर्वप्रथम इसका प्रकाशन लंदन के जेम्स क्रुक के द्वारा किया गया। इस ग्रंथ का प्रकाशन लंदन के जेम्स क्रुक के द्वारा इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया गया। जेम्स टोड ने इस महान ग्रंथ द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का सर्वप्रथम हिंदी अनुवाद जो किया गया, वो राजस्थान इतिहास के राजस्थानी जो पिता है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इस ग्रंथ का जो हिंदी अनुवाद है वह पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा 1829 में जो कर्नल जेम्स टोड ने अपना ग्रंथ लिखा था, उस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाने वाले पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद कर दिया गया। पंडित गौरीशंकर हीराचंद जो ओझा है, वो रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो रोहिड़ा गांव सिरोही के रहने वाले हैं। कर्नल जेम्स टोड ने द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक का दूसरा नाम रखा है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का जो दूसरा नाम है
पुस्तक का दूसरा नाम है वो राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड ने रखा है दी सेंट्रल दी सेंट्रल दी सेंट्रल दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टर्न राजपूत दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम है, जो पुस्तक 1829 में राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के द्वारा लिखी गई थी। कहते हैं कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया नामक ग्रंथ में कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी, जिनका नाम जूलिया क्लास्ट बार्लो के नाम से हुआ करता था, 1839 में इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया गया। आप लोग साथ में ही नोट डाउन करते रहिए। कहते हैं कि ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, ट्रेवल्स इन, इस पुस्तक के अंतर्गत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक है, उस पुस्तक या ट्रेवल्स इन वेस्टर्न नामक ग्रंथ कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के पश्चात इनकी पत्नी के द्वारा 1839 में प्रकाशित करवाया गया। पत्नी के द्वारा 1839 में प्रकाशित करवाया गया। कर्नल जेम्स टोड का जो जन्म है राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाते थे। पिता कर्नल टोड यदि राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म है वो 20 मार्च 1782 को हुआ था। 1782 को इनका जन्म हुआ, लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि 1835 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1835 में डॉक्टर कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हुई, जो राजस्थान इतिहास के पिता कहे जाते हैं। कहते हैं कि राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड स्कॉटलैंड के इंग्लिस्टन शहर में रहते थे, अर्थात ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड के निवासी माने जाते हैं राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड। कभी कभी इनकी जानकारी भी पूछ ली जाती है। कर्नल जेम्स टोड 1806 में जून माह में पहली बार उदयपुर आए थे। कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान के अंतर्गत जून माह में वहाँ के अंतर्गत उदयपुर शहर यानी कि मेवाड़ के अंतर्गत सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड 1806 के अंतर्गत आए थे। आगे हम बात करते हैं तो 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बने। 8 मार्च 1818 को कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ और हाड़ौती के
पॉलिटिकल एजेंट बने थे। 8 मार्च 1818 को हड़ौती और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बने। कर्नल जेम्स टोड 3 नवंबर 1819 को सिरोही मारवाड़ राज्यों का इनको प्रभार दिया गया था। कर्नल जेम्स टोड राजस्थान इतिहासकार था जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान इतिहास को लिखने का प्रयास किया। राजस्थान के इतिहास को लिखने का, राजस्थान के इतिहास को लिखने का पहला वैज्ञानिक प्रयास जो किया गया वो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। सबसे पहले राजस्थान इतिहास को लिखने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो पहला प्रयास किया गया कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर उदयपुर के जो महाराजा हुआ करते थे, उन उदयपुर के महाराजा ने, भीम सिंह जी ने अजमेर के रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग करवाया। अर्थात यूँ कहते हैं कि उदयपुर के महाराजा जो भीम सिंह जी हुआ करते थे वो कर्नल जेम्स टोड से मिले तो उसे कहा गया कि राजस्थान जो है, राजस्थान के लिए रामायण में मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया। ये मेवाड़ के महाराणा के द्वारा कहने पर उनके बताए अनुसार इस राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया था। चित्तौड़गढ़ के शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया है। चित्तौड़गढ़ के शिलालेख के अंतर्गत, अर्थात चित्तौड़ के शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे यदि हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान शब्द का जो सर्वप्रथम लिखित व प्रमाणित जो उल्लेख हो सकता है वो 682 के अर्थात राजस्थान के लिए पहला जो प्रमाणित शब्द का प्रयोग किया गया वह 682 के सीमल माता मंदिर 682 के सीमल माता मंदिर और सीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही शिलालेख के अंतर्गत किया गया। बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख के अंतर्गत राजस्थान के लिए राजस्थानी आदित्य
संज्ञा द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया था। अर्थात ये कहा जाता है कि बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत राजस्थानी द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। बसंतगढ़ शिलालेख में ही चावड़ा वंश के जो शासक वर्तमान वर्मलात के समय दास प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। अर्थात दास प्रथा का सबसे जो प्राचीनतम उल्लेख है वह दास प्रथा, इसका प्राचीनतम उल्लेख भी बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत मिलता है। दास प्रथा का उल्लेख, प्राचीनतम उल्लेख जो किया गया वो बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत ही किया गया था। आगे हम लोग नोट डाउन करेंगे। पहले आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। राजस्थान इतिहास का परिचय ही हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम किया गया वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा नहीं किया गया, बल्कि 1800 में जॉर्ज थॉमस ने इस प्रदेश के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का प्रयोग भी क्यों किया गया? क्योंकि रियासत काल के अंतर्गत या राजपूतों का निवास या राजपूतों की भूमि हुआ करते थे। भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा यदि कहीं राजपूत निवास करते हैं तो राजस्थान प्रदेश के अंतर्गत, इसीलिए इस भूखंड का नाम राजपूताना रखा गया। राजपूताना के अंतर्गत राजस्थान के लिए सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया। आयरलैंड से आए थे, राजपूताना शब्द दिया गया। फिर उन्होंने जो पुस्तक लिखी थी कि विलियम फ्रैंकलिन ने इस राजपूताना का जो उल्लेख, इसकी जानकारी है वो 1800 में जॉर्ज थॉमस ने दी। तो इसकी भी जानकारी मिलती कहाँ से है? 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, तब मेम्बायर्स द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन वैले जली के द्वारा करवाया गया। 1829 में राजस्थान इतिहास के जो पिता हैं कर्नल जेम्स टॉड, उन कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा ही एक पुस्तक लिखी गई द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका प्रकाशन लंदन में जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। इन्होंने राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया था। कहते हैं कि द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो हिंदी अनुवाद है वो राजस्थान के रहने वाले पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा करवाया गया, जो मूल रूप से सिरोही के अंतर्गत रोहिड़ा गांव के निवासी थे। कहते हैं कि डॉक्टर कर्नल जेम्स टॉड की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने 1839 में इस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया। और द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक या जो ग्रंथ है उसका दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहते हैं राजस्थान इतिहास के जो पिता कर्नल जेम्स टॉड है, 20 मार्च 1782 को उनका जन्म हुआ था, लेकिन 1835 में उनकी मृत्यु हो गई। राजस्थान इतिहास को यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखने का यदि पहला प्रयास किया गया तो वो किया गया था कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। 8 मार्च 1818 को पहली बार राजस्थान के अंतर्गत कर्नल जेम्स टॉड ने प्रवेश किया, तो वो उदयपुर से हम लोग मेवाड़ कहते हैं और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट बनकर वो आए थे। आगे इनको जो मूल रूप से रियासत काल के अंतर्गत जो रियासतों को देख रेखने का विवरण है उसी के अंतर्गत इनको और भी कार्यभार दिया गया। कहते हैं कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम यदि उल्लेख मिलता है तो वो चित्तौड़ के शिलालेख में मिलता है, जिसे हम लोग गोसुंडी का शिलालेख भी कहते हैं। यहाँ गोसुंडी हमने नहीं लिखा, ये आप लोग राजस्थान के शिलालेख के अंतर्गत आप लोग यहाँ लिख सकते हो गोसुंडी का शिलालेख। भागवत धर्म का भी प्राचीन
उल्लेख इस गौसुंडी शिलालेख के अंतर्गत किया गया था। आगे हम लोग जो बात करते हैं उसी के अंतर्गत कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम यदि उल्लेख उसके बाद किया गया तो 682 के बसंतगढ़ शिलालेख के अंतर्गत किया गया था, जो सीमल माता मंदिर के पास बसंतगढ़ सिरोही में ये उत्कीर्ण है। राजस्थानी आदित्य शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया था। वो कहते हैं कि ये बसंतगढ़ शिलालेख से ही उस समय दास प्रथा का प्रमाण भी सबसे प्राचीनतम मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख में चावड़ा वंश के जो शासक थे, वर्मलात चावड़ा वंश के शासक, चावड़ा वंश के जो शासक थे वर्मलात, इनके शासनकाल में यहाँ दास प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया हो तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर आप लोग लगातार 2 बार सुन सकते हो। अभी तक हम लोगों ने राजस्थान के अंतर्गत जो 50 ज़िले बने हैं, उन 50 ज़िलों में से 28 ज़िलों की बात की जो हम सीमाओं पर पड़ने वाले हैं। बाकी 22 ज़िले ये राजस्थान के आंतरिक ज़िले होंगे। यदि आंतरिक ज़िले होंगे, ये सीमावर्ती होंगे, तो राजस्थान सरकार ने वापस कहा है कि 3 ज़िले और बनेंगे। इस प्रकार राजस्थान में 53 ज़िले हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सा ज़िला है, किस किस के साथ सीमा रेखा बनाएगा, कैसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा होगी, कैसी अंतर्राज्यीय सीमा रेखा होगी, इन सब के बारे में आप लोगों को हम लोग क्रम से हम बताने वाले। लीजिए स्क्रीनशॉट। राजस्थान के प्राचीनतम परिचय या सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग और भी आगे चलते हैं, किस किस ने इसके बारे में क्या क्या बताया। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत राजस्थान की सीमा रेखा के अंतर्गत अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा रेखा के बारे में अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हरियाणा के साथ किसकी सीमा रेखा लगती है, पंजाब के साथ किसकी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ किसकी लगती है, यूपी के साथ किसकी लगती है, राजस्थान के ज़िलों में क्या क्या बदलाव हुआ और वो मूल रूप से किन किन चीज़ों में परिवर्तन हुआ, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन किया गया। कि मोनोथ नैणसी के ग्रंथ, अपने ग्रंथ मोनोथ नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसी ख्याल में राजस्थान के बारे में उल्लेख किया। राजस्थान के अंतर्गत मोनोथ नैणसी के द्वारा अपना एक ग्रंथ लिखा गया नैणसी ख्यात। तो नैणसी की ख्यात के अंतर्गत भी राजस्थान के बारे में उल्लेख किया गया। वीरबाण ने अपनी पुस्तक लिखी राजरूपक। वीरबाण ने अपनी पुस्तक राजरूपक, उस राजरूपक पुस्तक के अंतर्गत भी राजस्थान के बारे में उल्लेख किया है। जो कहते हैं ब्रिटिश काल के अंतर्गत राजस्थान इतिहास को लेखन का जो प्रयास किया गया, श्यामल दास ने ब्रिटिश काल में राजस्थान इतिहास को लिखने का प्रयास श्यामल
दास के द्वारा किया गया और श्यामल दास ने अपनी पुस्तक लिखी वीर विनोद। वीर विनोद। तो ब्रिटिश काल के अंतर्गत भी राजस्थान के इतिहास को लिखने का प्रयास किया गया था। यह किया गया था श्यामल दास के द्वारा। मुगल इतिहासकार या साहित्यकार राजपूत शब्द को बहुवचन में लिखने में राजपूताना शब्द का प्रयोग करते थे, अर्थात मुगल इतिहासकार राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का जो प्रयोग किया गया वो मूल रूप से 1800 में जॉर्ज थॉमस ने किया था, लेकिन मुगल इतिहासकार राजस्थान के लिए राजपूता शब्द का प्रयोग करते हैं। राजपूता शब्द का प्रयोग राजपूताना के लिए मुगल इतिहासकारों के द्वारा किया गया है। तो कहते हैं इसी कारण अंग्रेजों ने इस राज्य को राजपूताना अर्थात राजपूत का देश का भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के राजपूताना या प्रांतीय सभा का जब अधिवेशन 9 सितंबर 1946 को हुआ तो इसमें नेहरू जी ने कर्नल जेम्स टॉड के राजस्थान शब्द का दूसरी बार 117 वर्ष बाद प्रयोग किया था। इसके बाद ये शब्द एकीकरण के छठे चरण में संवैधानिक रूप की जगह प्रयोग में लाया गया। 26 जनवरी 1950 को राजपूताना का नाम बदलकर राजस्थान रख दिया गया। अर्थात जो कहते हैं 26 जनवरी जब राजस्थान के एकीकरण के छठा दौर चल रहा था, छठा चरण चल रहा था, तो इस राजस्थान के बारे में राजपूताना के स्थान पर राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को ख ब बी श्रेणी का राज्य बना दिया गया। फिर राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो मूल रूप से ऐसा कहा जाता है कि उसी समय राजस्थान का वर्तमान स्वरूप निकलकर सामने आया था। उस समय राजस्थान के अंतर्गत 26 जिले हुआ करते थे, 26वां जिला अजमेर था। आगे प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से अलग अलग चरणों के अंतर्गत अलग अलग जिलों का गठन किया गया। आज वर्तमान के अंतर्गत राजस्थान में हम लोग 50 जिले पढ़ेंगे। यूँ कहते हैं कि 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो चुका था। इसलिए इस 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन राजस्थान का एकीकरण चौथे चरण के अंतर्गत ही मूल रूप से 30 मार्च 1949 को पूर्ण हो चुका था लगभग, और राजस्थान की राजधानी भी तय हो गई थी जयपुर। तो ये 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस याद रखना। 21 फरवरी को राजस्थानी जो भाषा है
उस राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में उसे मनाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने राजस्थान का सामान्य परिचय समझने का प्रयास किया है। अब हम लोग राजस्थान की सीमा रेखा की बात करेंगे। बंधु, राजस्थान की जो सीमा रेखा है, इसी को ही लेकर सब बच्चे समस्या में हैं कि पहले सीमा रेखा कैसी थी, अब कैसी हो जाएगी। कुछ नहीं होगा। राजस्थान की जो सीमा रेखा है, इसकी यदि लंबाई देखी जाए तो वही 5,900 कुल सीमा रेखा की, स्थलीय सीमा रेखा की, ये सीमा रेखा की जो लंबाई है 5,920 की भी मानी जाती है। और ये सीमा रेखा 2 प्रकार की है, जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा वही 1,070 किलोमीटर लंबी है, जो पाकिस्तान के साथ स्पर्श होती है। अंतर्राज्यीय जो सीमा रेखा है वो 4,850 किमी है, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात को स्पर्श करेंगी। कौन सी सीमा रेखा किस प्रदेश के साथ स्पर्श होती है, राजस्थान परिचय के बाद में जो हम लोगों ने जिले पढ़े हैं, इन जिलों को समझने के बाद में हम पूरे राजस्थान की सीमा रेखाओं की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।